लगाओ मैं आरिफ सारसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल किया था ग्रह से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि आप हमें कितनी ज़्यादा मोहब्बत दे रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत दें, इस तरह से हमारे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है इंडिया विल बिकम लीडिंग वेपन एक्सपोर्ट। अच्छा, मैं जैसे आपकी वीडियो देखते हैं सबसे पहले वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। किसी और का भाई बहुत तीसमार खान हो, लेकिन हमें तो अपने भाई को इनकरेज करना है ना। हमें अपने भाई को इतना इनकरेज करना है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर बने। तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, और जो इंडिया ने पहले भी सप्लाई करा था, पाकिस्तानी ने बोला जनाब हम कसम खाते हैं, हमने दोनों हाथों से दुनिया को लूटा है, पहले उनको रोने का मौका दिया जाए। सबको मौका मिलेगा, बारी सबको मिलेगी। सब इमरान खान आएगा तो क्या हो जाएगा, इमरान खान आएगा तो क्या हो जाएगा। पहले इमरान खान ने क्या बोला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के दिन 2019 में पुलवामा हुआ था। एक पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी ने बड़ी कायरतापूर्वक एक कार्रवाई करी, एक आतंकी कार्रवाई करी और हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। अगले साल यानी कि पुलवामा की पहली बरसी पे मुझे जाना था। लेथपुरा जगह है पुलवामा में जहां पे ये हुआ था अटैक। तो उसके एक दिन पहले यानी कि 13 फरवरी 2020 की बात कर रहा हूं, 13 फरवरी को मेरे पास शाम को एक कॉल आया, बड़े सीनियर ऑफिसर सीआरपीएफ के। उन्होंने बोला मेजर साहब आप जा रहे हैं, आपके अपने साथ एक पैकेट ले जा सकते हैं पुलवामा। पुलवामा में उनका मेमोरियल बन रहा था, जहां पे सारे जितने भी वीरगति को प्राप्त हुए थे हमारे भाई, उनका नाम लिखा गया और ये सब वहां पे ज्योति जलनी थी और प्रॉपर एक मेमोरियल वहां पे बन रहा था। क्या आप ये पैकेट ले जा सकते हैं? मैंने बोला ठीक है सर। मैं सवेरे सवेरे T3 पहुंचा। बहुत मुझे याद है अंधेरा था उस वक्त, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी हमारी। मैं सवेरे सवेरे T3 पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट और वहां पे एक सीआरपीएफ का जवान मुझे मिला। मैंने उस वरिष्ठ अधिकारी से तो ये नहीं पूछा कि सर उस पैकेट में क्या है, क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर थे और अच्छा भी नहीं लगता मैं उनसे पूछूं। तो अचानक वो सीआरपीएफ का जवान आया। उसने बोला साहब आप ही हैं मेजर गौरवारी? आई सेड यस। तो उसने मुझे पैकेट दिया और सल्यूट करा, वापस चला गया जय हिंद बोल के। मैंने फोन करा उस अफसर को, मैंने बोला सर ये पैकेट में मैं जानना चाहता हूं क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो 40 हमारे भाई चले गए थे सीआरपीएफ के पुलवामा में, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनके गांव की मिट्टी है। तो दोस्तों उसको अपनी छाती से लगा के मैं पुलवामा ले गया। और जो मेरे साथ टीम थी, जब उनको पता लगा तो सबने बोला कि हम भी उठाएंगे इसको। तो सबने बारी बारी से उसको उठाया और उस पैकेट को ना हमने जहां पे ऊपर लगेज डालते हैं वहां पे डाला, वो पैकेट ऐसे ही गया है पुलवामा तक, राइट। और ये जो सीआरपीएफ ने मेरे लिए करा ना, बहुत बड़ा, इतनी बड़ी इज्जत मुझे कभी किसी ने दी नहीं मेरे जीवन में जितनी सीआरपीएफ ने दी है। तो आज मैं नमन करता हूं उस फोर्स को और नमन करता हूं अपने 40 भाइयों को जो वीरगति को प्राप्त हुए। बाकी लोग यार वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, आपको बिल्कुल आपका पूरा हक है, आप मनाइए वैलेंटाइन, आजाद देश है और अच्छी बात है कि आप वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, अच्छी बात है। आपको वैलेंटाइन डे मुबारक हो, लेकिन हमारे लिए 14 फरवरी हर समय पुलवामा ही रहेगा। दोस्तों याद करिएगा उनको जिन्होंने जान दे दी आपके लिए और मेरे लिए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब कभी सोचिए इसके बारे में
सिर्फ 40 भाई नहीं गए इस दुनिया से, 40 परिवार चले गए। एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अब हम आते हैं आज की खबरों पे, और खबरें कुछ इस तरीके से हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला है कि 2025 तक भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो 3 गुना बढ़ के $5 अरब हर साल एक्सपोर्ट करेगा। द डिफेंस सेक्टर इज सेट फॉर अ बिग लीप, he said, and cited the homegrown fighter jet Tejas, the first indigenously designed and built aircraft carrier INS Vikrant, Asia's largest helicopter factory in Karnataka's Tumakuru, and the country's first armored systems complex built by a private firm in Surat, as reflecting the potential of a self-reliant India eager to spread its wings and tap global opportunities. फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला, द इंडिया ऑफ टुडे थिंक्स फास्ट, थिंक्स फार एंड टेक्स क्विक डिसीजंस। द इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी विल नीदर मिस एन अपॉर्चुनिटी नॉर लैक इन एफर्ट। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ना, कई सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमने बाहर, एक्चुअली क्या था कि हम लोग बाहर से हमने खूब, हमारा जो आज तक रहा है, मतलब कुछ साल पहले तक, ऐसी बात नहीं कि भारत में कुछ नहीं बनता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत कम बनता था और बड़ा आसान था। पैसा दे दिया, रूस से मंगवा लिया, राइट? पैसा दे दिया, फ्रांस से ले लिया, पैसा दे दिया उससे। अभी भी ये काम चल रहा है, बट ये काम कम हो रहा है। अचानक आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते। यू कांट एंड दिस इन वन डे, कि नहीं आज से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी देश नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना? लेकिन ये कदम उठा लिया है भारत ने, और अब जो भारतीय सेना में, वायुसेना, नौसेना, ये इनफैक्ट थल सेना में जो अब सामान आ रहा है, काफी हद तक इंडिजिनस आ रहा है, यानी कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड। आपने प्रचंड वो हेलीकॉप्टर गनशिप का नाम सुना होगा, वो आया, और विक्रांत एंड कितने और हमारे सिस्टम्स आए, धनुष वगैरह, और ये अग्नि वग्नि, ये सब। तो इसमें से कई सारे प्रोग्राम्स ना पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन उनको नया इम्पिटस मिला है, एक नया, एक उसमें ऊर्जा आई है, नई एक स्फूर्ति आई है। और यही बात ये कह रहे हैं कि अब हमारे जो वेपन इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, और 2025 तक टारगेट है कि 5 अरब हर साल। उसके बाद बढ़ेगा 10, 15, 20, 25, 30 अरब, वो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, जैसे जैसे आप खुद इस्तेमाल करेंगे और दुनिया को बोलेंगे देखो यार हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास है। तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग, राइट? तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग। तो फिर तेजस दूसरे भी मुल्क कहेंगे अच्छा यार आपने यू यूज्ड इट, और हमने चेक कर लिया, अच्छा है, अब हमें भी दे दो, 2-3 स्क्वाड्रन हम भी लेते हैं। तो इसी तरीके से फिर डेवलपमेंट होती है मार्केट की। एक और खबर है कि आर्मी गेट्स इट्स फर्स्ट सेट ऑफ ऑफेंसिव स्वार्म ड्रोन सिस्टम्स, और अगली बार इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। तो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, जो ड्रोन है, और ऑफेंसिव ड्रोन। तो इंडिया का एक स्टार्टअप है बेंगलुरु में, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के नाम से, उसने 100 ड्रोन दिए हैं। ये छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, इनमें हथियार लगे हैं, एक्सप्लोजिव लगे हैं, बॉम्ब्स या जो भी है वो लगा हुआ है। 100 ड्रोन्स इंडियन आर्मी को दिए हैं, और ये 50 किलोमीटर दूर जाके दुश्मन पे हमला कर सकते हैं। अब देखिए ना, ये मेक इन इंडिया का यही जादू है। वो बैंगलोर में, वो जिन लोगों ने काम करा बैंगलोर बेस पे, वो लोग तो पहले भी थे ना, वो लोग तो पहले भी थे, लेकिन उनको इंकरेजमेंट मिली, उन्होंने बना के दे भी दिया इंडियन आर्मी को कि लो भाई 100 ड्रोन आप पकड़ो। अब आईएफ कह रहा है हमें भी चाहिए, नेवी कहेगी हमें भी चाहिए, इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी नेक्स्ट आ रहा है, इंडियन आर्मी बोलेगी 100 दे दिए भाई, अब 1000 और लाओ, 1000 और लाओ। ये 50 किलोमीटर मारता है, एक काम करो, हम तुम्हें पैसा देते हैं एडवांस में, तुम अब 100 किलोमीटर पे काम करो और घातक बनाओ इनको। तो इस तरीके से लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करके ही बात बनती है, वरना ये बात नहीं बनती। आपको खुद विश्वास करना पड़ेगा। जो तेजस फाइटर जेट है फॉर एग्जांपल, क्या वो दुनिया का सबसे अच्छा जेट है? ऐसा नहीं है, पर वो हमारा है, ठीक है। हो सकता है कि किसी और का भाई बहुत तीसमार खान हो, लेकिन हमें तो अपने भाई को इनकरेज करना है ना। हमें अपने भाई को इतना इनकरेज करना है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर बने, वो शहर का, देश का सबसे ताकतवर बने। पूरा जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है वो है कि जो अपने हैं ना उनको अपनाओ सबसे पहले। जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं जो भारत में बन रहा है उनको अपनाओ यार। बाहर से तो आता रहेगा, बाहर से टेक्नोलॉजी लो, हथियार भी लो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनों को तो अपनाओ। जो भारत नहीं बना रहा है और आपको अभी चाहिए वो आप बाहर से लोगे, लेकिन जो भारत बना रहा है उसको खुद एक्सेप्ट करो। तो ये एक बहुत अच्छा
कदम है। अच्छा, हम बात कर रहे थे एयरक्राफ्ट की, तो एरो इंडिया में 2023 आपको पता है बैंगलोर में चल रहा है और बहुत जोर शोर से चल रहा है और कई मुल्क वहां पे आए हैं। एक उसमें जो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज वाली चीज हो गई, जिसको देख के सब लोग पागल जैसे हो गए, वो यूएस से आया F-35। F-35 जो है उनका हवाई जहाज वो पहुंचा है और 2 F-35 पहुंचे हैं और एक बड़ा ड्राई सा, एक बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने मैसेज दिया, लेकिन उस मैसेज को पढ़ के यहां पे हलचल हो गई और जितने भी एविएशन के या जितने भी ये हवाई जहाज के जो इंथुजियास्ट थे उनमें बड़ी एक जोश की लहर दौड़ गई। उन्होंने लिखा, द USAF's newest 5th generation fighters, the stealthy supersonic multi-role F-35A Lightning II and F-35A Joint Strike Fighter will make their debut at Aero India 2023। ये यूएस कॉन्सुलेट जनरल इन चेन्नई ने ये एक अनाउंसमेंट करा। ठीक है, तो इससे काफी हलचल हो गई। क्या भारत F-35 खरीदेगा? देखिए, पता नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। क्या भारत को खरीदना चाहिए, मुझे यह भी नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मुझे नहीं पता कि यह हवाई जहाज कितना अच्छा है, लेकिन मैंने नाम बड़ा सुना है और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि जो F-21 देने की कोशिश कर रहे थे वो एक्चुअली क्या है कि अमेरिकन कह रहे थे आप F-21 ले लो, F-21 ले लो। F-21 कुछ नहीं है, वो F-16 का थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है और F-16 ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, तो हम F-21 क्यों लेंगे? एक मिलता जुलता सिस्टम क्यों लेंगे? आपको तो एक ऐसा जहाज चाहिए जो कि बिल्कुल अलग हो और बहुत आगे हो। ये तो लॉजिकल सी बात है। आपका दुश्मन है चाइना और आपका दुश्मन है पाकिस्तान, लड़ाई तो इन्हीं दोनों से होगी आपकी। ठीक है, आपकी भूटान और नेपाल से तो लड़ने नहीं वाले, ना आप श्रीलंका से लड़ोगे ना आप बांग्लादेश से लड़ोगे। आपकी लड़ाई किससे होनी है? आपकी या तो चाइना से होनी है, पाकिस्तान की, उसमें प्राइमरी चाइना है। ठीक है, पाकिस्तान को तो वैसे ही निपटा देंगे, लेकिन चाइना जो है ना, दैट इज द मेन थ्रेट। और अगर आपको चाइना को काउंटर करना है, फिर आपको राफेल चाहिए, फिर आपको F-35 चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि सरकार और एयरफोर्स के ऊपर कि इनका क्या डिसीजन होगा F-35 को लेके। लेकिन जो लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, मैंने 1-2 वेटरन से बात करी है एयरफोर्स के कल, और उन्होंने बताया कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। उनका ऐसा मानना था कि ये F-35 का इंडिया आना एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक सिग्नलिंग थी, ये एक मैसेजिंग थी कि दिस इज ऑल्सो अवेलेबल टू इंडिया शुड इंडिया सो डिजायर। और पीछे बात हो रही होगी कुछ F-35 लेने के लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म कमाल का है। भारत के किस यूज में आएगा उसके लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं। खत्म। सबसे पहले तो हम इंडिया में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 14 फरवरी 2019 को बेगुजार, वो बता रहे थे, उसके लिए हम भी सब हमारा तो एक अफसोस ही है। और उन लोगों को जिन्होंने इस गैर इखलाकी और गैर इंसानियत के ख़िलाफ़ जो है गैर इंसानी अमल किया, उनको शदीद तरीके से कंडेम करते हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो और किसी भी खित्ते से हो, चाहे वो पाकिस्तान के थे चाहे वो इस्लाम के थे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि उन्होंने इंसानियत को कितना नुकसान पहुंचाया। वो पहली बात तो ये है कि वो किसी मज़हब में रहने के काबिल ही नहीं है, और कोई भी किसी मज़हब को का टैग उन पर लगाना या जिस मज़हब से भी हो, ये एक ऐसा इंसानियत सोच वाक़या है जिस पर हमारे दिल अपने भी हकीकत माने रंजीदा भी हैं और दुखी भी हैं। और उनकी हमारे यहाँ तो भाई उनके लिए मतलब जिस तरह हमारे अपने मुसलमान जो आते हैं उनके लिए हम उनकी जन्नत की दुआ करते हैं, तो इधर तो हम उनको कंडेम ही करेंगे। जो हमारे जिसने भी ये कार्रवाई की है उसमें कोई फ़र्क नहीं बॉर्डर्स का, कोई फ़र्क नहीं किसी मज़हब का, कोई बाउंड्री लाइन्स का फ़र्क नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि उनके लिए बहुत ज़्यादा शदीद मज़म्मत जिन्होंने ये काम और गैर इखलाकी और गैर इंसानी, और मैं कहता हूँ इससे बुरा और कोई अमल नहीं हो सकता, इससे बुरा अमल नहीं हो सकता। जो इंडिया वाले बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने किया है, तो ये मुझे पता नहीं है। पुलवामा जो हुआ था ये कि 2019 में हुआ था, 2019 में। क्या पाकिस्तान ने जिम्मेदारी इसकी कबूल की थी कि नहीं की थी? क्या इंडिया ये नहीं मुझे पता, ये एक अलग बहस है जो पाकिस्तान ने की। मैंने पहले सारी बात क्लियर कर दी है। पठानकोट में ना कोई लिमिटेशन है बाउंड्री की, ना कोई लिमिटेशन किसी मजहब की। जिसने भी ये किया ये कमीनगी और बेगैरती की इंतहा की थी। जैसे अब हुआ है ना पेशावर मस्जिद में हमला, और टीटीपी ने कबूल किया है,
मुंबई में हमला हुआ था, वो जो पाकिस्तानी निकला, तो ये पुलवामा हुआ, उसके बाद पठानकोट हुआ, इस तरह के काफी हमले इंडिया पर किए गए हैं। तो अच्छा भाई जिम्मेदारी गुलजार, आपने नहीं है। कभी एक चीज नोट की है? क्या सर? ये बम धमाके हमेशा इंडिया और पाकिस्तान के माबैन ही होते हैं, ना कभी मतलब कि कसरत से, ना कभी अमेरिका में हुए, ना कभी किसी और कंट्री में हुए। तो नहीं, बम आपको कभी ये ओपनली होकर सोचने का मौका मिला कि ये क्या चक्कर है? मुझे इतना ओपनली नहीं मैं जाकर सोच मैं सका कभी-कभी कि सोचता इस हूँ। दोनों ममालिक के दरमियान ये ही जंग है ना, कि इंडिया कहता है हम पाकिस्तान को नीचा दिखाने चाहते हैं, पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, कि जो पाकिस्तान में सोच है वो कहती है कि हम इंडिया को तबाह करना चाहते हैं। यही सोच है कि जो नीचे धमाके हो रहे हैं, और तो कुछ सोच नहीं है। देखो, तो ये सोच तब आपको तब्दील होनी चाहिए शायद ना। मेरे भाई गुलजार, आपको शायद पता नहीं कि जब भी इन दोनों ममालिक की आपस में अच्छी बातचीत होने लगती है ना, या कोई ऐसा अमल होने लगता है, जब इनके रिलेशंस कुछ बेहतर होने लगते हैं, डायलॉग होना चाहते हो? हाँ जी, तभी ये मामलात होते हैं। और इस बात से साफ जाहिर होता है कि जो ब्लास्ट करते हैं ना वो पाकिस्तानी होते हैं, ना वो हिंदुस्तानी होते हैं मेरे भाई। एक खिचड़ी है, अगर पाकिस्तान में हो गया तो इंडिया का तो नाम ले ये लिया। रुखसार भाई भी ये पाकिस्तान का नाम ले पहले, लिया। मेरी असद भाई बात सुने, ये जो आप भाई बात की है ना, ये रुखसार भाई हर दफा बोलते हैं कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के रिलेटेड गुफ्तगू होती, दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आते हैं, उस वक्त कोई ना कोई वाकया हो जाता है। ये क्या वाकया, कौन इस जो कुव्वत है जो पाकिस्तान और इंडिया को एक नहीं होना अब मेरी देती? तो ऐसी औकात नहीं, बात अगर मैं सच कहूँ ना, तो ये जो दोनों मुल्कों की हुकूमतें हैं ना मेरे भाई, इन दोनों मुल्कों की हुकूमतें, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की है सिर्फ या इंडिया की है, इनको ये बात संजीदगी से सोचनी पड़ेगी कि अगर जब हम टेबल टॉक की बात करते हैं दोनों ममालिक, तो तीसरा कौन है जिसे ये चीज़ बहुत तकलीफ देती है? तीसरा फिर रुखसार भाई ने तो बोला था हमारी पाक फौज है, इसको खुशी नहीं है कि जब इंडिया और पाकिस्तान फौज तो के इंडिया में भी है मेरे भाई, वो बात नहीं है। मेरी तो बात सुने, कारगिल की मेरी तो बात सुने। आप बात गलत इंडिया की फौज सिर्फ सरहदों तक सर उसने अटैक सियासत तक पाकिस्तान नहीं। पर कभी भी नहीं किया सर। सियासत भाई मैं तक आपको नहीं। क्लियर आज बताना चाहूंगा कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की बात होती है तो हमारे फौजी वो कश्मीर पर चढ़ जाते हैं। ये बड़ा फर्क है ये तो। बिल्कुल यही है असल में बात ये है। और वो मेरे साथ दूसरी बात की थी, वो दूसरा इशू क्या, किस इशू पर बात मेरे साथ मेरे तस्वीर में निकल गया है असल में। पाक फिजाइया में वो जो हाँ आई वो जो ड्रोन्स हाँ हैं, जी। तो इंडिया की जो मतलब कि उनकी आर्मी है, उनकी नेवी है, उनकी जो भी मतलब उनके अपने इदारे हैं सिक्योरिटी के, स्पेशली आर्मी के रिलेटेड, वो उनको मजबूत करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बल्कि कोशिश क्या, बल्कि वो अपना बजट हर साल 3 से लेकर 5 गुना मतलब कि बढ़ाएंगे बहुत इससे। और जो ड्रोन्स उन्होंने बनाए हैं होम मेड, क्या वो अपने बनाए गए हैं या किसी कंट्री को अपने- गिफ्ट? अपने- नहीं मेरी तो अपने- बात, किसी कंट्री ने उनको गिफ्ट दिए 50 के कितने वो ड्रोन अपने अपने हाँ, अपनी कंपनी ने उन्होंने वो बता रहे हैं पाक तेजस अपने उनके जो पाक तैयार फौज को दिए हैं, जो 50 किलोमीटर पाक फौज अंदर को नहीं जाकर- दिया, इंडिया की फौज को दिए हैं। हाँ सॉरी सर इंडिया मुझे इंडिया की फौज को दिया। इंडिया अच्छा की बात फौज को अपने कंट्री को बात- दिए। जी रहमतुल्लाह। भाई ये जो ड्रोन बना रही है मेड इन इंडिया है ना। हाँ मेड इन इंडिया। तो भाई मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो है ना ये फाइटर जेट है, ये मैंने मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था, उसमें बता रहे थे कि जो है ना ये पाकिस्तान फिजाइया ये खुद इनको मॉडल तैयार करती है। किनका? क्या ये जो जेट है पाकिस्तान के जेट है? मैंने खुद सुना था। अमेरिका नहीं कुछ पहले F-16 जो है वो अमेरिका के, हमारे सारे अमेरिका के या चाइना के हैं। कुछ किसी चंद की मदद से ही रहमतुल्लाह मदद बनाते बनाया। हैं हम अपनी कोई भी अपनी हाँ इतना जरूर है कि पाकिस्तान की जो F-17 थंडर है ना, उसकी असेंबलिंग पाकिस्तान में अब होना शुरू होगी। पहले तो उधर से तैयार होकर आते थे, उधर से कुछ, अब कुछ चंद यूनिट इधर लगे हैं F-17 थंडर के। बाकी हमारी कोई भी चीज़ अपनी बनाई हुई है। लेकिन इंडिया की तेजस ने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा ये नहीं मैं कह रहा कि ये दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट है, लेकिन अपना तो है। जी ये बात मानी रखती है कि अपना तो है, और अपने को प्रमोट करना ही हकीकत में आपकी कौम का जिंदा होना, आपकी कौमियत का जिंदा होना, ये मैंने वो मुंह बोलता एक भाई मिनट भाई साहब, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि हथियार का या चीज का होना अच्छी बात है, होने चाहिए, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा महारत हासिल करें। जो चीज नहीं आती है उसमें सबसे पहली बात है कि उसमें महारत हासिल करें, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क है। आप फिर इससे क्या मतलब निकाल रहे हैं?
मैं तो एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ ना, अगर हमारे पाकिस्तान में असेंबली की सिर्फ होती है किसी भी चीज़ की, तो इसमें कोशिश की जाती है, ये चीज़ बावर करने की कोशिश की जाती है जवानों को भी उसमें आप महारत हासिल ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। अगर वो कम क्वालिटी का भी है तो उसमें आप अबूर हासिल करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप। अच्छा, इमरान खान के बारे में मेजर साहब कह रहे थे कि अगर इमरान खान आ भी गया तो क्या क्या होगा? ये बड़ा सवाल है, बहुत मेरा बड़ा भी ये सवाल सवाल है कि इमरान खान चाहे आ जाता है, उसके बाद क्या होगा पाकिस्तान का? कुछ भी नहीं होगा। यही हाल हमें हो गया। हिकमत अमली से सारे मुल्क को एक भाई पेज पर होना आप बोल चाहिए। रहे हैं शायद अगर इमरान खान साहब मेजोरिटी से आते हैं, 80% आवाम उसे वोट डालती है और उसकी तमाम मुल्क में हुकूमत बनती है, तो फिर मेरे भाई ये हालात अगर वो चाहें तो बदल क्या सकते को उनके हैं। पास अल्लाह का अच्छा चिराग अच्छा, है? मैं इसको पूछना चाहता हूँ असद भाई से कि वो क्या करेंगे? किस तरह बदलेंगे? 90% आ जाती है किस तरह मामलों की। बदलेंगे? वो क्या उसके पास पैसा होगा 90 जो वोट लेकर आएंगे, कि उसके पास इतनी दौलत होगी कि मुल्क को अंधेरों से निकाल देंगे? सर इतनी दौलत पाकिस्तान में है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के पास है। भाई आपके ये फर्स्ट क्लास ये जो जो आते हैं फर्स्ट ना क्लास समरियों के में, लोग मेरी हैं तो ना, बात मेरी बात सुने, सुनो। ये जो समरियों में आते हैं ना, ये देने के लिए नहीं, लेने के लिए आते हैं। ये भी आपकी ये सोच है इनकी कि इनको अपनी नेशन के नहीं यार, मुल्क की नहीं, इनको अपनी जेबों की पड़ी हुई है। जैसे उन्होंने 25-25 करोड़ रुपए लेकर दूसरी को वोट दे दिए। आप सोचे ना, वही बात ये मुल्क जो को है ना, तब्दील जी, कर सकता है। रहमतुल्लाह। भाई असद का बात करने का मतलब है कि जो उन्होंने किया है कि जब इमरान खान साहब आएंगे तो 80% अवाम के साथ यानी कहेंगे कि जो हमारी अवाम है ना, वाकई असद भाई के कहने की बात सच है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। कहाँ वो पैसा? अगर- वो पैसा किधर है? भाई वो वो बाहर दूसरे स्विस बाहर के बैंकों में पड़ा है, जो सियासतदान है या आर्मी के अफसर उधर हैं, कौन वो लेकर हैं। उधर से कौन लेकर आएगा? भाई जब वो- हुकूमत होगी वो- मेरे भाई भाई हुकूमत लेकर होगा तो जाने जरूर होते आएंगे। लाने पिछले होते ना। 3-4 साल में क्या निकाला? भाई, आपको पता है उस हुकूमत का असद हाल क्या भाई, था? क्या असद भाई, उखाड़ा आपको इमरान पता खान है, ने इनका? मेरी बात भाई सुनो। असद भाई, उन्होंने लेकर आने होते ना, तो ले जाते क्यों? भाई ये सवाल है ना, ले जाते क्यों? अगर भाई ये सवाल पाकिस्तान- मेरी बात सुनो भाई, अगर ये सवाल है ना, मैं एक मिसाल देता हूँ। अगर ऐसा होता है कि आप 80% वोट लेकर आते हैं इमरान खान साहब, तमाम मुल्क में आपकी हुकूमत है, तो जाहिर सी बात है अगर आपके बकौल के फौज इसे होल्ड कर दी है सबको, तो ऑटोमेटिकली फौज का जो इदारा है ना मेरे भाई, उसे ऑटोमेटिकली पीछे हटना पड़ेगा। जेल में रख ले, ये हमारी स्टैब्लिशमेंट इमरान खान को कभी भी आगे नहीं यार आएगी। मैं आने ये के लिख बाद ला, की बात कर रहा ये हूँ। लिख ले। यार मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि आने के बाद की बात कर रहा हूँ। फौज पीछे हटी, जितनी असेंबलियां हैं सब में इमरान खान साहब के खुद अपने बंदे होते यहाँ हैं। पर मेजर साहब ने एक बात की है। मतलब मेरी बात कंप्लीट होने देना। सबके अपने सारे अपने बंदे होते हैं। जो कानून पास करना होगा उसके लिए उसे इत्तेफाक की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। अगर बेहतर तो होगा कि सबको साथ लेकर चलें। हाँ, ये मजबूरी सवाल होगी। है कि वही बात ना की जाए जो पिछले 3 सालों में की, हाँ जी। कि मैं आपको मार दूंगा, आपके जेल में डाल दूंगा, आपकी करप्शन बचा दूंगा। मुल्क के बारे में सोचे कि अच्छा, मुल्क को सबसे इस पहली क्राइसिस बात से तो कैसे मेरे भाई निकाला बात जाएगा? करप्शन की आएगी। सबसे पहली बात करप्शन की आएगी। अगर करप्शन रुकेगी, जो पैसा गया है सियासतदानों को गया है या चाहे सरकारी की नहीं अफसरान का गया, अगर वो वापस आता है, हुकूमत अपनी दम पर वापस करवाती है भाई, मेरे मैंने भाई, ना तो एक तब कुछ हो सकता है मेरे भाई। इमरान खान साहब का ना, जब वो पहले वजीर आजम थे, मैंने वीडियो क्लिप उनका देखा था जो है ना कौमी असम्बली में पाकिस्तान की। वहां पर वो खिताब कर रहे थे। वो कह रहे थे कि यार हमें देखो, जो अमरीकी हमें क्या समझे, गुलाम से भी बदतर समझते हैं। मेरे सबके साथ उन्हें नाम लेकर कहा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, दूसरे शहबाज, उन्होंने कहा मेरे जो इख्तलाफात है, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ जो भी इख्तलाफात है बुला कर हमें ये पाकिस्तान की जो है ना इसकी इकॉनमी मजबूत करने की हमें सोचनी चाहिए, पाकिस्तान के सोचना चाहिए, ना कि हमें अपनी ये वजीर आजम की सीट के बारे में। बिल्कुल भाई वो चाहते हैं कि पाकिस्तान कुछ बने, लेकिन जो हमारे जो अभी ये नहीं बनेगा। बात मुझसे इतनी सी है, मेरी साहब की बातें अच्छी थी और एंड पर भी एंड फिर भी मैं एंड पर यही बात करूंगा, जो पुलवामा अटैक में पुलवामा अटैक में इंडियन पाकिस्तान दोस्त के हमारे नाम जो मारे गए थे, हम उनको शहीद कहते हैं। भाई- जिस तरह उनके भी, हाँ भाई, उनके भी दुख के, उनके लवाहिकीन, उनके जो बाकी लोग हैं। जो 14 अगस्त होता है ना, वैलेंटाइन डे, 14 अगस्त नहीं, 14 फरवरी है। जो 14 वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे, ये डे वो होता है। उनको चाहिए खुशियों तो- का डे होता है। नहीं, नहीं, पर वो नहीं। ये जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं कि एक दूसरे को यार वो तो एक मगरब मेरी का जो concept बात है। है वो मगरब का है ना, इस पर मैं तो बात इस नहीं पर करूंगा। ये डे होना, तो ये भाई पुलवामा इंडिया के लिए स्पेशली और हम के लिए वैलेंटाइन डे
या इंडिया के लोगों के लिए वैलेंटाइन डे मनाने के बजाय उनको वो जो लोग हैं उनके पुलवामा के अटैक हुआ, ये हुआ, बड़ा उनके गम में था शरीक इंडिया हो। के लिए, गम जारी के लिए बात है शरीक कितनी ही कीमती जानों का ज़या हुआ होगा, और जिसने ये किया काम वो ना इंसान का लाने काबिल है, ना ही वो इंसानियत का हकदार है, और सबसे घटिया गंदा और बेगैरती का ये अमल है। दी एंड यही है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।